जो विस्तार हमने प्रारंभ किए थे उसको हम आगे बढ़ाते हुए उसको विस्तार को और समझेंगे। और आप यह वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके भविष्य के लिए। आप यह वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखेंगे। हम प्रारंभ करते हैं मध्य प्रदेश का विस्तार। अब हम मध्य प्रदेश के विस्तार को देखेंगे। पहले हमें मध्य प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है, जिसका क्षेत्रफल है 308,252 वर्ग किलोमीटर। मतलब जो भूमि हमें दिखाई दे रही है ये मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्रफल दिया हुआ है 308,252 वर्ग किलोमीटर। जो देश की कुल भूमि का, हमारा जो देश है भारत देश, उसकी कुल भूमि का 9.38% है। पूरे भारत भूमि का 9.38% हमारा मध्य प्रदेश है। यह मध्य प्रदेश प्रारंभ में जब विभाजन नहीं हुआ था उस समय का क्षेत्रफल है 444 वर्ग किलोमीटर। मतलब 4,43,444 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। यहाँ पे आपका एक राज्य था जिसे हम छत्तीसगढ़ राज्य कहते थे, और यह छत्तीसगढ़ राज्य का विभाजन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। यह छत्तीसगढ़ राज्य का जो विभाजन किया था उसे किया था बोस समिति ने। एक समिति थी बोस समिति। जब राज्य का पुनर्गठन प्रारंभ हुआ था हमारे मध्य प्रदेश में, राज्य का पुनर्गठन आयोग जब आया तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। स्थापना होने के कुछ समय बाद 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य नीचे से अलग हो गया था। यह छत्तीसगढ़ राज्य को विभाजन किया था बोस समिति ने, और जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में शामिल था उस समय क्षेत्रफल था 4,43,444 वर्ग किलोमीटर। अब हम जानेंगे मध्य प्रदेश की विशिष्ट राजधानियां, कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनको हमने राजधानी का संबोधन दिया है। सबसे पहले बात करेंगे प्रशासनिक राजधानी। तो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भी अपने आप में भोपाल है। मध्य प्रदेश का जो भोपाल राजधानी है यह एक पहले तहसील हुआ करती थी। भोपाल जो राजधानी बनी है तो यह एक सीहोर जिला की तहसील हुआ करती थी, और यह बाद में मध्य प्रदेश की राजधानी बना भोपाल, और यह राजधानी को हम प्रशासनिक राजधानी के नाम से जानते हैं। दूसरा है संस्कार राजधानी। संस्कार राजधानी जबलपुर है। अपने आप में जबलपुर की अपनी एक पहचान है। यह जबलपुर का जो नाम पड़ा था जवाली ऋषि का नाम पर, और इसे हम जानते हैं संस्कार राजधानी के नाम से। इसी में आता है आर्थिक राजधानी या खेल राजधानी, इंदौर को कहते हैं। आर्थिक राजधानी या खेल राजधानी इंदौर जिला को जाना जाता है। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को जाना जाता है। ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी को जाना जाता है। संगीत राजधानी मैहर को जाना जाता है। मैग्नीज राजधानी बालाघाट को जाना जाता है। कोयला राजधानी सिंगरौली को जाना जाता है, और व्यवसायिक राजधानी इंदौर को नाम से जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश की प्रमुख राजधानी का हमने उपाधि दी हुई है। आगे हम प्रारंभ करेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। अब मध्य प्रदेश हम राज्य की बात करेंगे, एक एक विषय वस्तु को समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राज्य मध्य प्रदेश की। राज्य मध्य प्रदेश की और इसकी राजधानी है भोपाल, और यह राज्य के नामकरण करता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे। जब मध्य प्रदेश राज्य बना और उनका नामकरण करने वाले हमारे व्यक्ति भारत देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, और स्वतंत्रता प्राप्त मिलने के बाद जब हमारे यहाँ 26 जनवरी 1950 को संविधान बना, और संविधान बनने के बाद हमारे देश के अंदर चुनाव हुए, तो देश का प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे वो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, इसीलिए 1 नवंबर को हम मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस मनाते हैं। मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, और विभाजन हुआ था किसका? छत्तीसगढ़ राज्य का।
अब हम मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में जानेंगे। तो मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, यह मध्य प्रदेश स्थित कहाँ है? तो हमारे ग्लोब के उत्तरी अक्षांश व पूर्वी देशांतर पर। मध्य प्रदेश आप भारत नक्शे में देखेंगे उत्तर तरफ है, उत्तर दिशा की ओर है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और इसकी प्रकृति की बात करेंगे तो यह राज्य भू अवस्थित राज्य है। अब आपको हम बताते हैं कि भू अवस्थित राज्य का अर्थ क्या होता है। वह राज्य जिसकी सीमा किसी भी प्रकार से समुद्र से नहीं लगती है, वह राज्य कहलाता है भू अवस्थित राज्य। और हमारा मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा किसी भी समुद्री सीमा से नहीं लगती है। इसीलिए हम मध्य प्रदेश की प्रकृति को बोलते हैं यह भू अवस्थित राज्य है। और मध्य प्रदेश के सबसे पास में अगर बंदरगाह देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे पास में बंदरगाह का नाम है मुंबई बंदरगाह। मध्य प्रदेश के सबसे पास में जो बंदरगाह है वह मुंबई बंदरगाह है। आगे चलेंगे, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी की हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ये मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। सर्वोच्च चोटी मतलब सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा स्थान। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान का नाम है धूपगढ़ और धूपगढ़ की ऊंचाई है 1350 मीटर। यह हम देखें तो महादेव श्रेणी के सतपुड़ा पर्वत में यह चोटी हमें देखने के लिए मिलती है। महादेव पर्वत अपने आप में पचमढ़ी होशंगाबाद में आता है और उसी महादेव पर्वत की में एक चोटी है धूपगढ़ चोटी, जो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। और यह सर्वाधिक ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की। और इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, तो उसका आंसर भी होता है धूपगढ़। या सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो उसका भी आंसर होता है धूपगढ़। अब हम सबसे ऊंची चोटी देखें तो सबसे नीचा स्थान देखेंगे जिसे हम निम्न स्थल के नाम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं नर्मदा भ्रंश घाटी। यह मध्य प्रदेश का सबसे निम्नतम स्थान है, या निम्नतम का अर्थ होता है सबसे गहरा स्थान है। और मध्य प्रदेश का सबसे गहरा स्थान का नाम है नर्मदा भ्रंश घाटी। आपने सुनी होंगे कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की एक पवित्र नदी की श्रेणी में आती है और यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी है। इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है नर्मदा नदी की लंबाई। यह अमरकंटक अनूपपुर से निकलकर पचमढ़ी की ओर जाती है, वो पश्चिम की ओर जाती है और पश्चिम की ओर जाकर यह इसी के समानांतर एक नदी और प्रवाहमान होती है, उसको बोलते हैं हम ताप्ती नदी। आगे चलेंगे हम। इसके बाद हम देखते हैं प्राचीनतम पर्वत। तो मध्य प्रदेश का प्राचीन पर्वत की बात करेंगे। प्राचीन पर्वत का नाम है विंध्याचल पर्वत। प्राचीन का अर्थ होता है कि बहुत पुराना पर्वत। आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना पर्वत बताइए, तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना या सबसे प्राचीन पर्वत जिसे हम विंध्याचल पर्वत बोलते हैं। आगे चलेंगे। मध्य प्रदेश का नवीन पर्वत, नवीन का अर्थ होता है नया, जो अभी बना है, और नवीन पर्वत का नाम है सतपुड़ा पर्वत। मध्य प्रदेश का निकटतम द्वीपीय देश, मतलब मध्य प्रदेश से सबसे पास में निकटतम द्वीपीय देश कौन सा है, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो उसका नाम है श्रीलंका देश। आगे देखेंगे मध्य प्रदेश का प्रतीक चिन्ह, यहां से भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिले हैं। मध्य प्रदेश का प्रतीक चिन्ह, और मध्य प्रदेश का प्रतीक चिन्ह की बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। यह बारहसिंगा राजकीय पशु बना 1 नवंबर 1981 को। 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश का राजकीय पशु की स्थापना हुई और वह मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बना कौन? बारहसिंगा। इसका वैज्ञानिक नाम एग्जाम में पूछा जाता है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु का वैज्ञानिक नाम होता है रुसवर्स दुबाउसेली। रुसवर्स दुबाउसेली क्या नाम है? मध्य प्रदेश के राजकीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? रुसवर्स दुबाउसेली। रुसवर्स दुबाउसेली। और इसकी प्रजाति क्या है? तो इसकी प्रजाति है बैडरी प्रजाति की है।
प्रजाति मतलब यह किस जाति का है, और इसकी जाति क्या है, तो इसकी जाति है बैडरी प्रजाति का है। और बैडरी अगर एग्जाम में नहीं आया तो सर्विडी प्रजाति। कौन सी प्रजाति? सर्विडी प्रजाति। और किस क्षेत्र में ये देखने के लिए मिलेगा? अगर आपको देखने जाना है तो कान्हा किसली आपने राष्ट्रीय उद्यान सुना होगा। यह कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में आपको देखने के लिए मिल जाएगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, जिसका नाम है बारहसिंगा। कान्हा किसली एक राष्ट्रीय उद्यान है, और यह कान्हा किसली के बारे में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका अगर हम क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है 970 वर्ग किलोमीटर इतना फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कान्हा किसली है, और यह मंडला जिले में आता है। यह कौन से जिले में आता है? मंडला जिले में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और इसकी स्थापना अगर हम देखें तो प्रारंभिक इतिहास अगर हम देखें कान्हा किसली का, तो प्रारंभ में यह एक अभ्यारण्य हुआ करता था। प्रारंभ में अभ्यारण्य हुआ करता था। 1933 में यह एक अभ्यारण्य बना था, एक वन्यजीव अभ्यारण्य था। 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना। 1955 में क्या बना? राष्ट्रीय उद्यान। और 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था यह राष्ट्रीय उद्यान। यह एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें एक योजना चलाई जा रही है जिसे हम बोलते हैं पार्क इंटरप्रिटेशन योजना। यह विश्व बैंक की सहायता से चलाई रही है। विश्व बैंक एक वर्ल्ड बैंक होती है, और उसकी सहायता से कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में एक योजना चलाई जा रही है जिसे हम बोलते हैं पार्क इंटरप्रिटेशन योजना। यह क्या है पार्क इंटरप्रिटेशन योजना? इसके तहत पन्ना, बांधवगढ़ और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान तीनों को आपस में जोड़ा जाएगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो यह बन जाती है पार्क इंटरप्रिटेशन योजना, और इसे प्रारंभ किया था विश्व बैंक ने। यह एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो हवाई पट्टी से जुड़ा हुआ है। आगे चलेंगे। अभी जो एमपीपीएससी में अभी जो 2023 में जो एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें यह क्वेश्चन आया था कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने किसे अपने शुभंकर जारी किया है, तो आंसर था भूरसिंह। तो 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने भूरसिंह द बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर जारी किया है। इस प्रकार आज हमने यह मध्य प्रदेश के अच्छे से समझने की कोशिश की। आपको समझ में आया होगा। यह वीडियो को आप शेयर करें, जरूरतमंदों तक पहुंचाएं, जिससे वह किसी भी एग्जाम में अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके और अपना भविष्य बना सके। धन्यवाद फ्रेंड। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और रोज हमारे वीडियो को आप देखते रहें, ऐसी कामना और ऐसी आशा करते हैं।